हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सर स्वागत है आपका एक बार फिर से। वैसे तो इस बार बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि आपकी हमारी मुलाकात की हैट्रिक हुई आज, लगातार तीसरे आज दिन। चौका है आज इकोनॉमिक सर्वे। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे भी था सर, 4 दिन लगातार। आपकी इनायतें। अरे सर मजा आ गया। और आज तो देखे कितने मैचिंग आप और मैं, ऐसा लग रहा है कि सेम जय की तरह भाई हमने भी एक ही थान में से कपड़े मंगवा के सिलवाए है। टाई थोड़ी सी अलग है इसलिए बच गए सर। बताएं सर, सबसे पहले तो हाँ, ये नतीजों के हिसाब से क्या हो रहा है अमेरिका में? वो अल्फाबेट 20% ऊपर दिखता है। अच्छा, एक दिन में इतना बढ़ जाता है कि टीसीएस के मार्केट कैप के बराबर। सर क्या कंपनियां वहाँ की हैं? और दूसरा ये फेसबुक का स्टॉक 20% नीचे दिख रहा है नतीजों के बाद। तो ये सर हो क्या रहा है अमेरिका में? ये अनिल जी यही दिखा रहा है कि जब मार्केट वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है तो बहुत अर्निंग्स पे डिपेंडेंट है। ये इसमें ना क्या होता है, कंप्रेशन होगा अर्निंग्स मल्टीपल्स का, और जिसका अर्निंग्स आएगा उसको बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड होगा, जिसका नहीं आएगा। नेटफ्लिक्स हमने देखा था अर्लियर, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल भी इस तरह से बढ़े थे, बट इतने नहीं बढ़े। एप्पल 10% बढ़ा था। हम सोच रहे थे ये मेगा स्टॉक्स इस तरह से रैली करते हैं जैसे कि स्मॉल कैप हो हमारा, या मतलब कोई अमीन्स का स्टॉक या केमिकल का स्टॉक 5-6% ऐसे बढ़ जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी है मार्केट में। यही दर्शा रहा है कि फ्लोज हैं दोनों तरफ की, और लोगों को ठीक डायरेक्शन नहीं दिख रही है। अब फेसबुक में क्या हुआ कि इन्होंने बहुत पैसा लगा दिया अपना वो जो मेटावर्स बनाने में, जो ये कह रहे हैं वेब 3.0, और उसका पहली बारी उस डिवीजन का इन्होंने परिणाम घोषित किया कि $10 बिलियन का उधर नुकसान हुआ है। तो रफली वो 10% का इंपैक्ट आ जाता है बॉटम लाइन पे। दूसरा, इनके जो मंथली यूजर्स हैं अनिल जी, वो ग्रो करने कम हुए, वो ग्रो नहीं हो रहे। तीसरा, जो एप्पल ने बंदिश लगाई, आपने देखा होगा नए एप्पल फोन में अब आपको ऑप्ट इन करना है कि क्या आप चाहते हैं फेसबुक आपको ट्रैक करे। कोई नहीं चाहेगा कि वो मुझे ट्रैक करे। तो उनकी एड्स आती थी हमारा पूरा एक्टिविटी ट्रैक करके, जहां भी हम किसी भी नेट पे किसी भी ऐप में जाते थे फेसबुक हमें ट्रैक करता था। एप्पल ने वो हटा दिया, उससे इनका एडवर्टिजमेंट रेवेन्यू 10% गिर गया अनिल जी। तो और आगे कुछ ये मार्क जकरबर्ग ने हौसला नहीं दिखाया कि क्या होगा। और चौथी बात है, इनका जो क्रिप्टो का जो डिवीजन था, ये एक करेंसी बनाने की सोच थी। 2-3 साल पहले मार्क जकरबर्ग सोच रहे थे कि वर्ल्ड का बैंकर मैं ही बनूंगा, करेंसी मैं बनाऊंगा। डीएम करके इन्होंने पहले नियोम करके लाए थे, उसको फिर डीएम नाम रखा, किसी ज्योतिषी से पूछ के रखा होगा, नाम वाम बदला, बट वो भी चला नहीं। और वो कल इन्होंने बंद कर दिया, फिर उसकी भी घोषणा कर दी। जो उसमें जितना जान माल था सारा बेच दिया $200 मिलियन के लिए किसी और कंपनी को, और वो डिवीजन इन्होंने शट डाउन कर दी। तो इससे मार्केट में बहुत मायूसी आई कि टिकटॉक बहुत आगे चल गया है, इनका जो रील्स है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, और रेवेन्यूज कम हो रहे हैं। गूगल का टोटली ऑपोजिट था। गूगल आप देखिए कल कितने व्हाट्सएप चल रहे थे, एक टीसीएस उसने ऐड कर दिया 180 बिलियन डॉलर का। और साथ में जो रेवेन्यू ग्रोथ है अनिल जी, आप देखिए केवल भारत एक ऐसा देश है जहां टीवी ने रेवेन्यू होल्ड की हुई है। आप जैसे लोगों के कारण एडवर्टिजमेंट अभी भी टीवी में बरकरार है, नहीं तो विश्व भर में प्रिंट तो लगभग खत्म है, और टीवी भी बहुत नुकसान में है क्योंकि गूगल खा रहा है सबका एडवर्टिजमेंट। तो ये भारत में थोड़ा अगेंस्ट द ट्रेंड है कि टीवी चैनल्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। बट ओवरऑल गूगल का जो प्रदर्शन था बहुत सराहनीय था, और इसलिए मार्केट ने 20% उसको अप दे दिया और फेसबुक को 20% गिरा दिया। सर वो तो छोड़ो, अब गूगल फेसबुक छोड़ो, हमें क्या करना है ये बताओ। हमारा फ्यूचर क्या है ये समझाओ सर। नहीं, हमारा फ्यूचर अच्छा है। आप नहीं नहीं, हमारा नहीं, इस आपका नहीं, मेरा मेरा अच्छा, मोर प्रिसाइजली मेरा और दीप का। आपका बहुत अच्छा है क्योंकि आपने ऑलरेडी वो YouTube चैनल जो किया और 21 लाख लोग देखने आ गए अनिल जी, जी आपने तो ऑलरेडी उसको तो, और कंटेंट इज किंग। लोग अनिल सिंघवी को देखने आएंगे, दीप को देखने आएंगे। हमारा तो कंटेंट इज किंग अनिल जी। लोग एब्सोल्युटली, देखते हैं क्योंकि हम वैल्यू ऐड करते हैं। एब्सोल्युटली सर। वो कहीं नहीं जाएगा।
बिल्कुल सर, और इतना दमदार पैनल और इतने बड़े एक्सपर्ट हो तो फिर कहना ही क्या। और एक बार बग्गा साहब आपका भी फिर से धन्यवाद। ये लगातार चौथे दिन बग्गा साहब की एक्सपर्टाइज का फ़ायदा हमें मिला, और ख़ास तौर से बड़े मौके पर जब सर पूरी तरह से 100% 2 दिनों तक हमारे साथ थे तो काफ़ी कुछ हमें इनसाइट मिली है। और आपको बताऊं सर, आपने नोटिस किया नहीं किया, लेकिन मैं बता दूं, अगर नहीं किया तो भी आप, बजट खत्म होने के बाद पहला सवाल मेरा बग्गा साहब से था। मुझे याद है। हाँ, ये हम जानते हैं कि सर कितनी नॉलेज लेकर आते हैं, किस तरह की एक्सपर्टाइज लेकर आते हैं। एब्सोल्युटली। इस बीच कमोडिटी मार्केट में जो भरपूर एक्शन होता हुआ दिख रहा है, एक बार राय उसी पर बग्गा साहब से ली जाए। बग्गा साहब, लोगों को क्लैरिटी नहीं आ रही कि कमोडिटी स्टॉक्स में करना क्या है। एक तरफ कंपनी की कमाई काफ़ी बढ़िया आ रही है, तो दूसरी तरफ दाम अब बढ़ नहीं रहे हैं। क्या व्यू है सर आपका ग्लोबली इन सारी कमोडिटीज़ को देखते हुए? ओवरऑल अनिल जी, कल एक बहुत अहम बैठक हो रही है जहां पुतिन मीट कर रहे हैं जी जिनपिंग को। वो ओलंपिक्स के ओपनिंग के लिए जा रहे हैं, और जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि कल हो सकता है ये एक नीति बनाएंगे, ओलंपिक्स के चलते यूक्रेन का इन्वेशन नहीं होगा, क्योंकि जी जिनपिंग चाहेंगे कि भाई दुनिया का फोकस मेरे पे रहे। बट 20 फरवरी को जब ओलंपिक्स खत्म होते हैं, तब साइमल्टेनियसली हो सकता है कि ताइवान पे चाइना धावा बोले और यूक्रेन पे रशिया। ये बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी है होने का, दोनों इकट्ठे हैं। आज पुतिन का आर्टिकल भी छपा है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो पेपर्स हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि हम दोनों स्टेबिलिटी लाते हैं दुनिया में, और हम दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्गमैन मिल रहे हैं। पुतिन स्पेशली जा रहे हैं ओलंपिक्स के इनॉग्रेशन के लिए, दिखाने के लिए कि देशों ने जो बॉयकॉट किया है, कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कई देशों ने नहीं भेजे, और पुतिन जाके उनसे हाथ मिलाएंगे। दूसरी तरफ आप देखें, नॉर्थ कोरिया इतने सारे मिसाइल कभी नहीं छोड़े हैं, उसके पीछे चाइना और रशिया का ही प्रोत्साहन है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। और ईरान जो यमन के थ्रू मिसाइल छोड़ रहा है यूएई पे। तो ये दुनिया बढ़ रही है, ये सबसे बड़ा रिस्क है। ऐसे रिस्क में आपके कमोडिटीज चलते हैं। दूसरा, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बैठक है, उम्मीद है 0.5% वो रेट बढ़ा सकते हैं। उसके 1 घंटे पहले इंग्लैंड में एनर्जी प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे, लगभग 50% लोगों के एनर्जी बिल बढ़ने की उम्मीद है अप्रैल 1 से। तो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में मटेरियल्स अच्छा करते हैं, एनर्जी अच्छा करता है। तेल आपने देखा है, तेल जो कल निकल के आया उनकी बैठक से, 4 लाख बैरल उन्होंने बढ़ाए, बट अभी भी जो उनका आउटपुट अलाउड है उतना वो उत्पादन नहीं कर पा रहे। तो सप्लाई कम है, डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ओमिक्रॉन का इतना इम्पैक्ट नहीं आया मोबिलिटी पे, और तेल की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो तेल भी हमें लग रहा है 100 की तरफ जाते हुए। चौथा अनिल जी, हम देखते हैं इनके फ्यूचर्स के लेवल से इसमें अंदेशा आ जाता है। अगर आप देखें तो 100 की जो ऑप्शन है, $100 की ऑप्शन तेल की, पिछले साल 9 सेंट की बिकती थी, दिसंबर के तेल की या जून के तेल की। जून की 24 सेंट की थी, वो अभी $2.50 पे पहुंच गई। और जो दिसंबर की ऑप्शन थी वो लगभग $4 पे पहुंच गई। लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं। तब लगता नहीं था, जब 50-60 का तेल जा रहा था, या साल के शुरुआत में $40 का तेल था, $100 कौन खरीदता था। लोगों ने बेट लिया है, 50,000 ऐसे बेट्स हैं मार्केट में, और मार्केट बैकवर्डेशन में है। वो क्या दिखा रहा है कि आगे भी सप्लाई बढ़ना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है मार्केट को। यूएस शेल इतनी तेजी से नहीं लौटा है, या वो लौटना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मिल रहे हैं ये 88-90 पे। उनकी खपत जो है $40 तक है। तो जबरदस्त प्रॉफिट यूएस शेल के प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं, और उस माहौल में वो भी नहीं बढ़ा रहे। तो ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे। चाइना का एक्सपेंशनरी प्रोग्राम है, आप देखेंगे लूनर ईयर और ये ओलंपिक्स के बाद मार्च अप्रैल में चाइना एक्सपेंशन आता है। दूसरा जो जियोपॉलिटिकल खतरा है, एल्यूमिनियम तो जरूर खरीद के रखिए। 10% दुनिया का एल्यूमिनियम रशिया है, 10% दुनिया का
कॉपर रशिया से आता है। अगर आप वीट देखें, वीट यूक्रेन और रशिया मिलके 29% एक्सपोर्ट दुनिया का रशिया और यूक्रेन से आता है। अगर वहां जंग हो गई, ये सब मार्केट डिसरप्ट होते हैं, तो ये वर्थवाइल है ये पोजीशन लेके रखना कमोडिटीज में। और डायरेक्ट कमोडिटीज तो मैं करता नहीं हूँ, वो डीप आपको समझा देंगे, बट स्टॉक्स में भी आप पोजीशंस रखिए, मेटल्स में, मटेरियल्स में। ये लगता है कि आगे बढ़ेंगे। अभी इन्फ्लेशन कम होती नहीं दिखती है, तो इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिक्स और तीसरा डिमांड सप्लाई, इन तीनों के तौर पे कमोडिटीज बढ़ते दिखते हैं।